नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज एक बार पुनः आपके समक्ष तृतीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसे कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत रूस की विदेश नीति का अध्ययन करते हुए इसके जो व्यवहारिक पक्ष है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, गत चर्चा के दौरान हमने रूस की विदेश नीति का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके संदर्भ में वार्ता की और हमने यह जाना कि रूस की विदेश नीति जो है वो मूल रूप से बोरिस येल्सिन और व्लादिमीर पुतिन इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमती है। इन दोनों ही शक्तिशाली नेताओं के व्यक्तित्व का प्रमुख प्रभाव हमें रूस की विदेश नीति के ऊपर देखने को मिलता है। हालांकि रूस की विदेश नीति का इतिहास बहुत व्यापक नहीं है। 1991 से लेकर के वर्तमान समय तक लगभग जो 29 साल का समय है, 29-30 साल का, यदि हम इसका अध्ययन करें तो हमको पूरी रूस की विदेश नीति इन दो महाशक्तियों के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में उभरकर सामने आया। मात्र 10 वर्ष के अस्तित्व के आधार पर उसकी विदेश नीति का आकलन करना, यदि हम वो उस दशक के बात करें तो कठिन है। इवन दो यदि हम लोग ये विगत जो 30 वर्ष हैं इनके आधार पर भी हम रूस की विदेश नीति का आकलन करना चाहें तो हमको थोड़ा सा ये कठिन नज़र आता है। रूस की विदेश नीति के संदर्भ में हमारे समक्ष दो दृष्टिकोण उभर कर आते हैं। पहला दृष्टिकोण तो यह है कि रूस पुराने सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य है, अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वह उसी भांति की विदेश नीति अपनाएगा जो पुराने सोवियत संघ की थी। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि आज रूस पुराने सोवियत संघ से एकदम भिन्न स्थिति में है। वहाँ ना तो कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता है और ना मध्य एशिया के गणराज्य उसके क्षेत्र का हिस्सा हैं। रूस तो अब एकदम यूरोपीय भू क्षेत्र का एक देश है, अतः विदेश नीति के क्षेत्र में उसकी सोच रुझान एक यूरोपीय महादेश की भांति होगी। उसकी विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन अपरिहार्य है। इस संबंध में दूसरा दृष्टिकोण हमको अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। सोवियत संघ के 75 वर्ष के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और रूस के अस्तित्व के आने के बाद के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में व्यापक अंतर है। जहां पश्चिमी देश सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में लगे हुए थे, वहां वे रूस में लोकतंत्र और मुक्त बाजार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहायता देने की नीति का पालन कर रहे हैं। पुराने सोवियत संघ ने 1945 के बाद का समय शीत युद्ध के माहौल में व्यतीत किया, वहीं आज रूस के अस्तित्व से पूर्व ही शीत युद्ध का अंत हो चुका है। अतः परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रूस की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन होना स्वाभाविक है। विगत वर्षों में रूस की विदेश नीति की निम्नलिखित विशेषताएं हमको निम्नांकित विशेषता कहें अपन को अपने को दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति, अमेरिका के साथ सामान्य सहयोगी संबंध की नीति, यूरोपीय राष्ट्रों विशेषकर जर्मनी के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध की नीति, नाटो के साथ शांति के लिए साझापन की नीति, चीन और जापान के साथ विवादों को सुलझाने की नीति और भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की चेष्टा। पिछले वर्षों में रूस ने विदेश जो राष्ट्र जो थे विभिन्न, उनके साथ जिस ढंग से संबंधों की शुरुआत की है उससे उसकी विदेश नीति का रुझान हमको स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। यदि रूस के राष्ट्रकुल के राष्ट्रों के साथ में हम यदि संबंधों की स्थिति को आकलन करें तो हम पाएंगे कि सोवियत संघ के गणराज्य कजाकिस्तान की राजधानी अल्मा-अता में सोवियत संघ से अलग हुए 12 में से 11 गणराज्यों के राष्ट्रपतियों ने 21 दिसंबर 1991 को एक समझौते पर हस्ताक्षर कर स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल, जिसे हम CIS के नाम से जानते हैं, की स्थापना की। तो इस प्रकार से यदि हम
देखें तो हमें यह ज्ञात होता है कि वर्तमान समय में राष्ट्रकुल के जो राष्ट्र हैं उनके साथ सोवियत संघ के जो संबंध हैं वो एक समुचित वातावरण में तैयार हुए, सहमति के साथ स्थापित हुए संबंध हैं, जहाँ की उन संबंधों को सामान्य संबंध के रूप में हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। हालांकि कुछ राष्ट्रों के साथ, विशेषकर जो नव स्वाधीन देश हैं, उनका राष्ट्रकुल अपनी स्थापना के समय से ही संकटों से गुजरता हुआ हमको प्रतीत होता है। उक्रेन में इसके प्रथम शिखर सम्मेलन में उक्रेन और रूस के बीच गंभीर मतभेद उभर कर हमारे सामने नजर आए। इन मतभेदों का संबंध मुख्यतः शांति सेना के निर्माण से था। काला सागर स्थित बेड़े भूतपूर्व सोवियत संघ की परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी मतभेद उभरे। उक्रेन के राष्ट्रपति क्रावचुक ने रूसी राष्ट्रपति येल्सिन पर प्रभुत्व जमाने के आरोप लगाए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उनके संबंधों में खास गर्माहट या मैत्रीपूर्ण स्थिति देखने को नहीं मिलती है। रूस और अमेरिका के संबंधों की यदि हम बात करते हैं तो रूस और अमेरिका के संबंध भी हमको मिश्रित रूप में देखने को प्राप्त होते हैं। प्रारंभ में जबकि रूस की स्थिति एक कमजोर राष्ट्र की थी अपनी स्वतंत्रता के समय से या अपने अस्तित्व निर्माण के समय से, तो उस समय अमेरिका अपनी ओर से सहयोग की नीति अपनाते हुए रूस की मदद कर रहा था। लेकिन ज्यों-ज्यों रूस आर्थिक रूप से अपने आप को एक सक्षम स्थिति में पाता गया और राष्ट्रपति पुतिन का नेतृत्व जब अमेरिका और रूस को मिलने लगा, तो वापस से दोनों के मध्य जो संबंध थे उनमें कहीं ना कहीं एक विशिष्ट प्रकार की तल्खी हमको देखने को मिलती है। तो यह रूस और अमेरिका के संबंधों की एक व्यावहारिक स्थिति है कि जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ मुद्दों पर रूस और अमेरिका हमको कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से एक होते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं कि आज रूस की मजबूत होती हुई स्थिति अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं एक विरोधी के रूप में उसकी उपस्थिति दर्शाती है, और रूस भी अमेरिका के पिछलग्गू या अनुयायी की तुलना में अपनी एक आदर्श और मजबूत स्थिति बनाए रखने में प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभाना चाहता है। 2007 के अंतिम सप्ताह से हम देख सकते हैं कि रूस और अमेरिका के जो संबंध हैं उनमें कहीं ना कहीं एक अलग तरह की कड़वाहट हमको लगातार निरंतर देखने को मिल रही है। अमेरिका रूस शिखर बैठक जो कि जुलाई 2009 में हुई, उसके उपरांत परमाणु शस्त्रों की संख्या में कटौती का भी एक समझौता हमको दोनों राष्ट्रों के मध्य देखने को मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी नेतृत्व में पश्चिमी देशों व रूस के बीच यूक्रेन को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है, जहां अमेरिका ने जून 2014 में रूस में होने वाली G8 बैठक रद्द कर दिया और उसके बगैर शेष G7 के सदस्यों की बैठक 24 मार्च को ब्रुसेल्स में कर दी। वहाँ रूस ने भी सीधे कहा कि उसे G8 की परवाह नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूसी साम्राज्यवादी नीतियाँ पिछले एक दशक से पुनः मुखर होने लगी हैं और वह इस स्थिति में आ गया है कि अब वह भी अमेरिका की तरह आक्रामक भूमिका निभाए। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रूस और अमेरिका के संबंधों में कहीं एक तनाव नज़र आता है। रूस और भारत के संबंध प्रारंभ से ही हमको एक घनिष्ठ रूप में देखने को मिलते हैं। इन संबंधों में हमको विशेष उतार चढ़ाव का कोई दौर देखने को नहीं मिलता है। निरंतरता कहीं ना कहीं रूस और भारत के संबंधों में, मैत्रीपूर्ण संबंधों में देखने को मिलती रही है। चाहे मेदवेदेव की भारत यात्रा हो, चाहे पुतिन की भारत यात्रा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय आतंक पर मॉस्को घोषणा पत्र हो, या रूस के द्वारा यूरेनियम आपूर्ति वाली बात हो, या मनमोहन सिंह की रूस यात्रा हो, अर्थात वर्तमान समय तक हम यदि देखें तो चाहे मोदी की रूस यात्रा की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं भारत और रूस के संबंधों में एक बराबर गर्माहट और निरंतरता देखने को मिलती है। रूस
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति एक विशिष्ट स्थिति रखता है। येल्त्सिन जो थे अमेरिका के रूस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भाग लिया रूस के नेता के रूप में। येल्त्सिन ने कहा कि पश्चिमी जगत हमारा दुश्मन नहीं है, वरन हम स्वयं पश्चिमी जगत के हिस्सा हैं। अब रूस वीटो द्वारा सुरक्षा परिषद के मार्ग में अड़ंगे नहीं लाएगा। यही कारण है कि 31 मार्च 1992 को सुरक्षा परिषद ने लीबिया के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया। और कहीं ना कहीं वर्तमान समय में भी हम देखें तो हमको यह ज्ञात होता है कि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की निरंतरता बनाए हुए है। चाहे हम रूस के G7 या G8 जिसे G8 के नाम से जानते हैं वर्तमान के संबंधों की बात करें, तो वहाँ पर भी रूस के द्वारा अपना एक सक्रिय सहयोग के रूप में अपनी भूमिका निभाई गई है। रूस और चीन के संबंधों की बात करें तो हमको उसमें भी एक निरंतरता कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। चाहे वह 16 जुलाई 2001 की रूस चीन नई मैत्री संधि हो या रूस और शंघाई 5 का शिखर सम्मेलन हो, हमें कहीं ना कहीं एक निरंतरता सहयोग देखने को मिलता है। नाटो के साथ भी रूस का समझौता पूर्ण स्थिति हमको देखने को मिलती है। नाटो के नज़दीक हमको कहीं ना कहीं रूस देखने को मिलता है। आज रूस के सामने अनेक चुनौतियां और समस्याएं हैं। उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि सोवियत संघ की थी, लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं अपनी जो स्थिति है उसका पालन मजबूती के साथ कर रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश जो हैं वो उसको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और नियंत्रित अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था में बदलने की जो वहाँ की समस्या है उसके लिए भी प्रयासरत हैं। आज रूस का विरोध वो सभी देश कर रहे हैं जो या तो पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा थे या जहाँ के प्रशासन पर सोवियत संघ का प्रभाव था। इन देशों पर अमेरिका का खासा प्रभाव है, इसलिए रूस का जो विरोध है वो किया जा रहा है। रूस एक महाशक्ति है, ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। महाशक्ति की पहचान है परमाणु क्षमता और दूर तक मार सकने वाली मिसाइल। आज यह स्थिति रूस के पास है। वीटो के रूप में भी रूस के पास राजनीतिक शक्ति है। परमाणु अस्त्र के भंडार के चलते अन्य देशों को नष्ट करने की क्षमता है। 1997 और 2001 में संपन्न रूस चीन समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा स्थापित की जा रही एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए चुनौती है, किंतु वर्तमान में हम कह सकते हैं कि रूस एक गौरवशाली अतीत और आशंकित भविष्य के भंवर में फंस गया है। आर्थिक व्यवस्थाएं उसे विश्व शक्ति युगीन अतीत में लौटने नहीं देंगी। आज रूस की अर्थव्यवस्था केवल प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है और अमेरिका की अत्याधुनिक व्यावसायिक प्रौद्योगिकी का उसके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए अनिश्चित और संदिग्ध भविष्य हमको कहीं ना कहीं रूस का नज़र आता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि रूस की जो स्थिति है वह कहीं ना कहीं हमको एक मिश्रित रूप में देखने को मिलती है, जो कि आज भी अपने गौरवशाली अतीत को पाने के लिए निरंतर संघर्षरत हमको प्रतीत होता है। धन्यवाद।